नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जिसका आज टेस्ट नंबर 7 है। अगर आपने पिछले 6 टेस्ट को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां लिंक मिलेगा और अभी देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, हर मैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का वक्त दूंगा, उसके बीच आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था बलबन ने, ये आपको याद रखिएगा, और ये दिल्ली का सुल्तान था। अब आइए इस प्रश्न को विस्तार से समझ लेते हैं। तो घियासुद्दीन बलबन, जो कि इसका पूरा नाम था, दिल्ली के मामलुक या गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। बलबन इल्तुतमिश के 40 तुर्क दासों के प्रसिद्ध समूह से संबंधित था। रक्त और लौह की नीति का तात्पर्य होता है कि दुश्मनों से निर्मम होना, तलवार का इस्तेमाल कठोरता और शक्ति से करना और खून बहाना। बलबन ने कई आंतरिक विद्रोह को दबा दिया और सल्तनत को बाहरी आक्रमणों से बचाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये प्रश्न आपसे पिछले साल पूछा गया था बीपीएससी के पेपर में। तो दोस्तों ऑप्शन था चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, चोल। तो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था जब इस पे चोल वंश का शासन था। ये आपको याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। चोल वंश व्यापक रूप से स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राज्य मामलों में राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद थी। चोल राज्य को कई मंडलम या प्रांतों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रांतीय गवर्नर रहते थे। ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। तो 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद जी, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद अपने भाषण के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जो अमेरिका की बहनों और भाइयों के शब्दों के साथ इनका भाषण शुरू हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। तो इतना आप लोग को याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पालनी कॉफ़ी तमिलनाडु से आती है, ये आपको याद रखना है, जो कि इसका राइट आंसर था पालनी। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? दोस्तों ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी से प्रश्न बनता ही बनता है। ऑप्शन था महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, बीआर अम्बेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। अच्छा याद रखिएगा, कभी कभी आपको ऑप्शन में चित्तरंजन दास भी दिखेगा, तो इन्हीं का पूरा नाम होता है चित्तरंजन दास, सीआर दास का। तो आइए देख लेते हैं अब इस प्रश्न को विस्तार से। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष सीआर दास और सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हुसैन शहीद, सोहरावर्दी, एनसी केलकर और सुभाष चंद्र बोस थे। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन था होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग को अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होन्शु। याद रखिएगा दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से, जहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। होन्शु जापान का सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और जावा के इंडोनेशियाई द्वीप के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अच्छा, ये देख लेते हैं कुछ मुख्य द्वीप जापान की। होकाइडो, जो कि आपके ऑप्शन में था, जापान में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जापान में सबसे बड़ा, और क्यूशू की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। शिकोकू दूसरा सबसे छोटा। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो हो सकता है इस बार यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक हिस्सा है? ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक हिस्सा है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। डेनमार्क के राज्य के भीतर ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। यह था इसका भौगोलिक स्थिति, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ये प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा है? नहीं है। ऑप्शन है चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बदनगिरी, पालनी। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पालिनी। पालिनी जो है ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। अच्छा, ये पालिनी है कहाँ? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में राज्य प्रतिशत में देख लेते हैं। कर्नाटक में है 71%, केरल 21%, तमिलनाडु 5%। कर्नाटक के क्षेत्र कौन कौन है जहाँ कॉफ़ी पाए जाते हैं? कोडागु, चिकमंगलूर, हासन और कुर्ग में पाया जाता है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, नीलगिरी जिला, यारकोड और कोडाई कनाल। पालनी कॉफ़ी तमिलनाडु से आती है, ये आपको याद रखना है, जो कि इसका राइट आंसर था पालनी। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 या 11 अक्टूबर 2020 को। और ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर किया कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार में। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था। CAA जो कि कहता था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता था। कौन? ये कानून जो आया था CAA, जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम बोला जाता था। ये आपको याद रखना है, और ये धर्म का नाम भी आपको याद रखना है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात की जा रही थी। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर नहीं साबित हुआ? द रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, चार्टर अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1990, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो ये जो था ना, ये भारतीय संविधान के विकास में मील का पत्थर साबित नहीं हुआ था। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। तो यह ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल में प्रमुख रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को
नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था, ये आपको याद रखना है। चार्टर अधिनियम 1833, इसे ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। यह ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न। इसके बाद टेस्ट प्रश्न मिलेगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। दूध किसका एक खराब स्रोत होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी प्रश्न 6वीं बीपीएससी के परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो दूध एक विटामिन सी का खराब स्रोत है। आपको ही पता है कि विटामिन सी अगर उसमें मिलेगा तो दूध खट्टा हो जाता है और जिससे दूध खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए अब देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। दूध निम्नलिखित घटक से मिलकर बना होता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल, वसा, फास्फोरस, विटामिन डी, पोटेशियम, विटामिन B12 और कार्बोहाइड्रेट के कुछ मात्रा होता है। अच्छा, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है और उसका नाम है केसिन, और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, ये भी आपको याद रखना है। 1 जून को दूध दिवस मनाया जाता है। अब आइए चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न आपसे पिछले टेस्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1, जिसमें संतरा में नहीं पाया जाता है। अब आइए देखते हैं आज के प्रश्न को। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहादुर कॉलेज जूनागढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।